नरेश आज खत्म कर देते वेरिएबल मान लास्ट लेक्चर में वेरिएबल मान सिस्टम चल रहा था हमारा। वेरिएबल मान सिस्टम में हमने चेन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट किया था और उस चेन वाले पार्ट को हम चाहे तो एक और तरीके से समझ सकते हैं। वो तरीका मैं आपको बता देता हूँ और फिर वापस हम इस क्वेश्चन पे जो है लास्ट और क्वेश्चन कंप्लीट कर देते हैं। तो एक और तरीका जो है उसको कैसे हमें समझना है। मेथड 1 तो मैंने आपको सिखाया जो थ्रस्ट फोर्स के फॉर्म में ही हमने उसको किया। अब जो दूसरा मेथड है और एक्चुअली में हम उस अप्रोच से भी हमें जाना चाहिए जो और अच्छे से आपको अंडरस्टैंडिंग देगा कि मान लेते हैं ये रहा वो सरफेस। मेथड नंबर 2 मेथड नंबर 2 क्या बोलता है देखो। ये रही आपके चेन और ये आगे सरफेस पे क्या कर रही है, हिट कर रही है, ठीक है। ये इनिशियल कंडीशन थी। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो मास डीएम आके हिट करने वाला है, जैसे अभी फाइनल में आपने देखा था कि ये रहा स्मॉल मास डीएम और ये इतना लेंथ जो है, ये कितना लेंथ है एक्स लेंथ, ये सरफेस पे गिरने वाला है। यस और नो? अब देखिए थ्रस्ट फोर्स का मतलब क्या हो रहा है कि जो फोर्स इस चेन ने टेबल पे लगाया या टेबल पे लगा चेन की वजह से, उस फोर्स की बात चल रही है। फोर्स ड्यू टू चेन की बात चल रही है। तो ये रहा वो फोर्स एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू, यहाँ बेसिकली हुआ क्या होगा कि ये जो डीएम मास है, ये डीएम मास दिख रहा है, ये एक सर्टेन वेलोसिटी से आके हिट किया है। हिट करने के बाद में उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ है। क्या हुआ? उसकी वेलोसिटी में चेंज हुआ है ना, वेलोसिटी में चेंज। तो फोर्स लगने से इस डीएम मास की वेलोसिटी में क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो दिस एफ इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? डीपी बाय डीटी। डीपी मतलब क्या हो गया? चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। चेंज इन मोमेंटम को अब यहाँ ये स्मॉल मास को हमने क्या लिखा है? डीएम। और ये स्मॉल मास डीएम कितनी वेलोसिटी से हिट किया है? वी वेलोसिटी से। और ये वी वेलोसिटी कितनी होगी? देखो यहाँ से आपने देखा था अंडर रूट ऑफ 2g इंटू एक्स हो जाएगी। ये डीएम मास को देख रहे हैं जो लास्ट में हिट किया है ना, ये एक्स लेंथ आने के बाद जो ये डीएम मास हिट किया है, वैसे जैसे जैसे अब ये डीएम मास हिट करते जाएगा वैसे वैसे नीचे की तरफ मास बढ़ेगा, ऊपर वाला मास कम होते जाएगा, लेंथ कम होती जाएगी, मतलब चेन नीचे की तरफ गिर रही है। मतलब हर बार डीएम मास जब ऐड हो रहा है तो वो कहीं ना कहीं ग्राउंड पे हिट करके इम्पैक्ट करके ही ऐड हो रहा है, क्योंकि वो ऊपर से गिर रहा है ना इस केस में। तो वो इम्पैक्ट की वजह से हमें फोर्स निकालना है, तो उसको हम चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम से भी कर सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? डीएम स्मॉल डीएम इनटू वेलोसिटी क्या हो गया? वी। क्लियर? अब डिवाइड बाय डीटी ऐसा लिख दो, चलेगा यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन? अब स्मॉल मास हो गया डीएम इनटू वेलोसिटी हो गई हमारे वी। उस डीएम मास की वेलोसिटी कितना है? √2gx, वो फिक्स वैल्यू है, वो लिख दिया है, डिवाइड बाय डीटी। dm by dt को मैं क्या लिख सकता हूँ? तो मैंने dm by dt को थोड़ा दिमाग लगाया, dx से मल्टीप्लाई और dx से मल्टीप्लाई कर दिया। तो dm by dx को हम लिख सकते हैं लैम्बडा और dx by dt को हम क्या लिख सकते हैं? v। यहाँ से इसको हमने सब्स्टिट्यूट किया तो फॉर्मूला क्या मिला था? लैम्बडा इंटू v इंटू v। तो यह आ गया लैम्बडा इंटू वी। कोई कंफ्यूजन? ये हमारे पास में एक और मेथड नंबर 2 है जिससे हमें फॉर्मूला मिल जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया है? डीपी मैंने आपको वी रिलेटिव से सिखाया था, ठीक है ना? तो वो एक्चुअली में वो वी रिलेटिव यहाँ से डीएम बाय डीटी जो है वो ये डीपी बाय डीटी से जो है हमारे को बाहर से मिला है। ठीक है, आप इसको चेंज इन मोमेंटम के टर्म में भी देख सकते हो।
कि भाई वो जो चेन जो है वो इम्पैक्ट हिट करके जो है हमारे पास आ रहा है। तो वो कितना मिला था हमें, लैम्डा वी स्क्वायर फाइनल टर्म में हमें आंसर मिला है। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? तो ये फोर्स चेन ने हिट करते टाइम उस पर लगाया होगा, दैट इज Ft। और फिर यहाँ इसका वेट था हमारे पास में ये mg जो भी है, दैट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। और वहां से आई थिंक हमारे को वो पहला वाला आंसर जो है वो मिल गया है। क्लियर? अब इसमें दूसरा आंसर एक और निकालना था हमें। देखो दूसरा क्वेश्चन हम कर रहे थे, वो हो गया है क्वेश्चन पूरा दूसरा वाला। सेकंड क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, आप देखो हमारे क्वेश्चन बैंक निकालो फटाफट जो भी। उसमें आई थिंक हमने दूसरा वाला क्वेश्चन कर लिया क्या? एक ही क्वेश्चन किया था कि दो क्वेश्चन किए? दोनों किए। उसका दूसरा पार्ट कर लिया था। दूसरा पार्ट नॉर्मल रिएक्शन वाला किया, लेकिन उसमें एक और चीज निकालना है, एनर्जी निकालना है। एनर्जी निकाली हमने। हाँ, तो एनर्जी हम कैसे निकालेंगे? एनर्जी स्पेंड जो हमें निकालना। तो ये तो हमें समझ में आ गया है। अब हमारा जो क्वेश्चन दिया है, देखो ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 4। और इसमें चेन को हम उठा रहे आई थी, है ना? इस चेन को आप उठा रहे हैं, ठीक है? और उठा रहे हो एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ उठा रहे हो। अब यहाँ से जब यहाँ पे भी देखो सेम क्या हो रहा है, एक यहाँ पर ये जो P है वो किसके इक्वल होगा? जो पार्ट हमने उठाया ये वाला पार्ट हो गया जिसका मास हो गया m डैश, ठीक है, उसके वेट के इक्वल, प्लस यहाँ से अभी नया मास dm जो है हर बार इस चेन में क्या होते जा रहा है? ऐड होते जा रहा है। तो क्या उस dm मास की वेलोसिटी में चेंज हो रहा है? यस। पहले रेस्ट पे था, वहां से उसको कितनी वेलोसिटी मिल रही है? v0 वेलोसिटी। तो उस वेलोसिटी के लिए v0 वेलोसिटी दे रहे हैं, मतलब वो जो dm मास है उसके मोमेंटम में चेंज हो रहा है। उस मोमेंटम में चेंज की वजह से क्या मिल रहा है आपको? ये थ्रस्ट फोर्स मिल रहा है। तो ये ऊपर की तरफ जो आपने थ्रस्ट फोर्स लगाया है वो कितना होगा? लैम्डा इंटू v0 का स्क्वायर। ये था हमारा पहला वाला केस। इसमें आपने m डैश g का वैल्यू कैसे पुट किया? मैं आपने लिखा टोटल मास ऑफ द चेन m है m बाय स्मॉल l ही है कि कैपिटल है, इंटू y। परफेक्ट। मैं लिख रहा हूँ मैं, यहाँ से इसको हम पुट कर देंगे। क्लियर? अब हमारे को अगला चीज क्या पूछा है? कितना एनर्जी स्पेंड हुआ है, यही पूछा है। अगला क्वेश्चन देखो, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग द लिफ्टिंग ऑफ द चेन। चेन को लिफ्ट करने में कितना एनर्जी हमारा लॉस हो रहा है वो हमें एनर्जी बताना है। चेन को लिफ्ट करने में कितना एनर्जी लॉस हो रहा है। तो अभी आपने चेन को लिफ्ट करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स कौन सा लगाया? P। उसकी वजह से आपने क्या किया होगा? वर्क डन। अब मान लो मैं इस राजेश को उठाने के लिए वर्क डन कर रहा हूँ, मैंने फोर्स अप्लाई किया एक्सटर्नल। अब इसको मैं यहाँ से यहाँ तक उठा के रखा मैंने भाई, मान लो इसका वेट 50 kg है, 500 न्यूटन फोर्स से 10 मीटर मैंने उठाया, तो मैंने 5000 जूल का वर्क डन किया, बरोबर। अब मैंने 5000 जूल का वर्क डन किया, तो अब इसकी एनर्जी में जो चेंज होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए भाई? 5000 होना चाहिए। यहाँ पे आके मान लीजिए वेलोसिटी है कुछ है, मतलब इसकी एनर्जी में चेंज कितना होना चाहिए? 5000। अगर मैंने 5000 वर्क किया और इसकी एनर्जी में चेंज भी कितना आया? 5000। तो इसका मतलब जो वर्क डन किया गया है वो पूरा उसकी एनर्जी को चेंज करने में यूटिलाइज हुआ है। बट अगर मैंने जो वर्क डन किया है और उसकी एनर्जी में जो चेंज हुआ है वो कम है, इसका 480 ही है मान लो, या 4800 ही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? 200 का कहीं ना कहीं बीच में एनर्जी लॉस हुआ है। उस एनर्जी लॉस, जैसे कोई फ्रिक्शन लग रहा होगा, उसको भी मैंने ओवरकम किया है। वो 200 का जो मेरा वर्क डन है वो किसमें चला गया? वो फ्रिक्शन को ओवरकम करने में गया। यस और नो? तो यहाँ पर भी मैं चेन को उठा रहा हूँ, तो चेन को उठाने के लिए मैंने फोर्स क्या दिया है? P। तो मेरा जो एनर्जी लॉस है वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? दैट एनर्जी लॉस इज इक्वल टू, क्योंकि अभी तुम्हारे पास एक्सटर्नल फोर्स है तो वर्क डन निकाला, ये वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, और उसमें से आप माइनस कर दो किसको? जो मैकेनिकल एनर्जी में आइडियली चेंज हुआ है। किसमें चेंज हुआ है? मैकेनिकल एनर्जी में। ये फोर्स की वजह से कौन सी एनर्जी चेंज हो रहा है? मैकेनिकल, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। अरे समझे कि नहीं?
क्लियर है यहाँ तक? तो अब यहाँ पे हमारे को आंसर मिल जाएगा। आप चाहे तो वैसे भी कर सकते हो, वर्क एनर्जी थ्योरम से भी सॉल्व कर सकते हो। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलेगा? नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब इस नेट वर्क डन में P का वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बरोबर। वर्क डन ड्यू टू P, अब वर्क, ये ग्रेविटेशन के वर्क डन को हम लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, पता है ना, कंजर्वेटिव फोर्स। अब ये आ गई। तो ये देखो, मान लीजिए एनर्जी में लॉस भी हो रहा है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? प्लस वर्क डन ड्यू टू एनर्जी लॉस या फ्रिक्शन, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये फ्रिक्शन के वर्क डन को हम क्या ऐसा बोल सकते हैं? नेगेटिव ऑफ एनर्जी लॉस, ठीक है, दैट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। कोई कंफ्यूजन? तो यहाँ से ये WP, ये इसको इधर भेज दो, तो नेगेटिव ऑफ डेल्टा U प्लस डेल्टा KE, इसको इधर भेज दिया, तो ये क्या आ गया? एनर्जी लॉस। तो ये क्या आ गया? चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी। एक्सटर्नल वर्क डन में से चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? एनर्जी लॉस। ये तरीका है, समझा? ये कैसे लिखा मैंने? अरे हाँ या ना? अब यहाँ वर्क डन कैसे निकालोगे? P इंटू कितना डिस्टेंस मूव कराया आपने? Y। या P का फॉर्मूला, P का वैल्यू यहाँ से पुट करो, माइनस मैकेनिकल एनर्जी में चेंज देखो, तो फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल में कहाँ पहुंच गए हम? यहाँ पे पहुंच गए। तो अब इसमें ये जो पार्ट है, ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास। ये सुनो, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि आपके पास चेन है भाई। अब चेन के अंदर आपको एक्सटेंडेड मास है, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तो आपको पूरा मास कहाँ कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा? तो अब इसमें क्या होगा? m डैश का वैल्यू बाद में पुट कर देगा, G इंटू y/2, ये मिला। प्लस अभी और क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी भी है, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है? v0 से, हाफ इंटू m डैश इंटू v0 का स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन? और इनिशियल में क्या था? चेन रेस्ट पे थी, ग्राउंड पे थी, तो इनिशियल एनर्जी क्या थी? अब यहाँ वैल्यू रख दूंगी, ड्यूअल कितना। समझे कि नहीं समझे? अरे हाँ या ना? क्लियर हुआ? बढ़िया तरीके से। अब यहाँ P का वैल्यू रखो, m डैश का वैल्यू रखो, आंसर हो जाएगा। लिख दो रफ्तार में, और फिर अगला क्वेश्चन जो है इसके नीचे दिया हुआ है। पहले तो नहीं किए ना? पहले तो नहीं किए ना? अगला क्वेश्चन अभी करो, फिफ्थ वाला। ये लिख के, ये कंप्लीट करके फिर लिखना है अगला क्वेश्चन। जल्दी फटाफट ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बीच में एक रॉकेट प्रोपल्शन है, वो पढ़ा देता हूँ, फिर इसकी स्टेप्स जो है मैं आपको लिखवा देता हूँ। आपकी इच्छा नहीं रहती लिखने की, लेकिन लिख देते ताकि, पर क्या है कि एटलीस्ट वो दिमाग में रहेगा कि जब भी वेरिएबल का क्वेश्चन आए तो हमें यही स्टेप्स को फॉलो करना है। हाँ ये लिख, मतलब ये मैंने वहां पे डायरेक्ट ऐसे लिख दिया था, है ना? मैंने आपको सीधा V इंटू dm/dt कर दिया। तो अगर आपको, आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि जब भी वो मास जाके हिट कर रहा है, तो जब बार जितनी बार dm मास हिट करेगा उतनी बार dm मास के मोमेंटम में चेंज हो रहा है। तो यहाँ जैसे एक बॉल आके हिट करती है सरफेस पे, हिट करके उसकी वेलोसिटी में चेंज होता है, तो वो बॉल सरफेस पे क्या लगाती है? फोर्स। वैसे ही चेन जब ग्राउंड पे गिर रही होगी तो वो हर बार क्या लगा रही होगी? फोर्स। ऐसा है। अगला क्वेश्चन देखो, वो ये भी चेन वाला तो ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है।
चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ा हम लोगों ने। अभी तक ये भी लिखा है क्या? नहीं। इनका लिख के हो गया भाई। अगला क्वेश्चन पढ़ो ऐसे। किसमें? ये स्प्लिट होता है वो। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम लगा ना। कंजर्वेशन ऑफ, अभी न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा पार्टिकल निकल रहा है तो क्या हो रहा है? एक एक्सप्लोजन जैसा इवेंट हो गया। तो सी ओ एन लगा। इनिशियल मोमेंटम m into v, फाइनल मोमेंटम में m अल्फा पार्टिकल का मतलब होता है वो आपका मास जो है वो 4 तो उससे पैरेलल कैसे होगा? ये करने के बाद वो एक ही डायरेक्शन में आएंगे क्योंकि वो ऑलरेडी न्यू वेलोसिटी से जा रहे हैं। तो तू v1 v2 को m1 v1 प्लस m2 v2 ऐसे करके तो मास जो है वो इक्वेशन बना कैपिटल M इंटू ऐसा कर v इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। तो ऑब्वियसली ये तीनों क्या आने वाले हैं? अभी सेम डायरेक्शन में ही आने वाले हैं हमारे। ठीक, अगर वो रेस्ट पे होता ना तो फिर एक इस तरफ जाता और दूसरा अपोजिट डायरेक्शन। चलिए अभी क्वेश्चन देखते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया दिख रहा है आपको क्वेश्चन? जब आपने पढ़ा होगा कि एक जो है प्लेट है हमारे, सब एक दूसरे को मत समझाओ बेटा। हम पहले क्या है स्टूडेंट वही बने अभी थोड़े दिनों के लिए। एक प्लेट जो है उसका मास कैपिटल M है और वो जाके हिट कर रही है किसको? 10 पार्टिकल्स। और 10 पार्टिकल भी रुके हुए नहीं है। 10 पार्टिकल खुद उसकी तरफ आ रहे हैं कितनी वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से। और प्लेट जा रही है कितनी वेलोसिटी से? v। क्लियर? अब उसमें क्या बोला गया है? इसके बाद में हमारे को फाइंड करना है कि कितना फोर्स हम उस पे लगाए कि हम प्लेट को यूनिफॉर्मली मूव करवाएं। यूनिफॉर्मली मतलब हम उस प्लेट को कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ही मूव करवाएं। किसके साथ मूव करवाएं? कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। बड़े ध्यान से समझना, हम उस प्लेट को कैसे मूव करवाएं? कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए दो तरीके हैं मेरे पास। एक तरीका है तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में सीधे तरीके से शॉर्टकट वे में करा दूं। एक तरीका है जो बाकी जो बुक्स वाले जो है फॉलो करते हैं। तो पहले मैं आपको मेरा तरीका बता, फिर दूसरा जो है दूसरा भी बता। दोनों जो बढ़िया लगे, ज्यादा डिफरेंट नहीं है। अब देखिए हुआ क्या है। क्या मैं ये मान के चलूं जब प्लेट, आप मान लेते हैं आप सब लोग 10 पार्टिकल है। अब घर पे जाके ऐसा मत बोलना कि 10 का है दूसरा मतलब होता है कचरा। हमने कोट करने कचरा बोला है ना। अभी मान लेते हैं मैं ये प्लेट है मान, और ये आपकी तरफ आ रही और आप इसकी तरफ आ रहे। क्या होगा जब ये आपकी तरफ आएगी तो एक सर्टन टी टाइम में क्या होगा? इतना मास जो है इस पे चिपक जाएगा या इसके साथ मूव कर रहा होगा। आइडियली प्लेन के साथ मूव कर रहा होगा। उधर से पार्टिकल्स आ ही रहे हैं लेकिन टी टाइम में
कुछ रो जो है, कुछ पार्टिकल, इतना पार्ट जो है, टी टाइम में हम वॉल्यूम भी निकालेंगे कि कितना वॉल्यूम उस पर स्टिक करेगा। तो ये इतना वॉल्यूम उस पर स्टिक कर रहा है, जैसे जैसे आगे जा रहा है तो और मास प्लेट पे चिपकते जा रहा है, या प्लेट उसको अपने साथ लेकर जा रहा है। तो इन शॉर्ट प्लेट हैवी होती जा रही है। जैसे पहले से प्लेट को मूव करा रहे थे, अब जैसे जैसे आगे जाएंगे प्लेट क्या होती जाएगी, हैवी, क्योंकि डस्ट पार्टिकल उस पे, क्योंकि डस्ट पार्टिकल को भी अपने साथ लेकर जाना है उस डायरेक्शन में। या सुनो, तो क्या मैं इसको वेरिएबल मास वाले कॉन्सेप्ट से सोचूं? क्या मैं ये मान लूं कि डस्ट पार्टिकल, अगर मेरा प्लेट सिस्टम है, या जैसे कार्ट थी, कार्ट में सैंड ऐड हो रही थी, वैसे इसमें कौन ऐड हो रहा है? डस्ट पार्टिकल ऐड हो रहे हैं। कौन ऐड हो रहे हैं? डस्ट पार्टिकल। यहाँ तक क्लियर हो गया? अभी क्लैरिटी आ गया। मैंने जो पहले क्वेश्चन किया मैंने उसके साथ रिलेट कर दिया इसको। अब मेरे पास, मुझे पता तो चल गया है कि इस पे डस्ट पार्टिकल के ऐड होने से एक फोर्स लगेगा, और वो फोर्स क्या है? थ्रस्ट फोर्स। ठीक है ना? अब मुझे एक थ्रस्ट फोर्स को जो मैं निकालता हूँ उसका फॉर्मूला होगा, एक तो रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं हम लोग, और फिर आता है यहाँ पर प्लस माइनस dm बाय dt। प्लस माइनस dm बाय dt का मतलब अगर ऐड हो रहा है तो प्लस dm बाय dt, माइनस हो रहा है तो माइनस dm बाय dt। क्लियर है? और ये आ रहा है v रिलेटिव। ठीक है? डिपेंड करता है v रिलेटिव पे और dm बाय dt पे कि वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। तो इसका कंडीशन भी मैंने बताया था, अगर v रिलेटिव, अगर dm बाय dt प्लस है तो v रिलेटिव की डायरेक्शन में ही तेरा थ्रस्ट फोर्स होगा। अगर dm बाय dt माइनस है तो v रिलेटिव की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। क्लियर? तो अब तू पहले जो मास ऐड होता है उसका रिलेटिव वेलोसिटी निकाल दे। तो ये क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी जो हम निकाल रहे हैं वो किसका आएगा? डस्ट का विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम कौन है? प्लेट। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ डस्ट विथ रिस्पेक्ट टू प्लेट। क्लियर? तो तेरे पास में क्या आएगा? वेलोसिटी ऑफ डस्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लेट। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? तो वेलोसिटी ऑफ डस्ट कितना है? u अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस u ले ले, माइनस ऑफ v। तो माइनस साइन आ गया, क्या आ गया? v प्लस u। कोई कंफ्यूजन इसके अंदर? कोई दिक्कत की बात? तो ये मिल गया तेरे को माइनस ऑफ v बाई u। अब ft इज इक्वल टू कितना आ रहा है? माइनस ऑफ v प्लस u, और यहाँ मास ऐड हो। और आई थिंक तेरे को अब नेगेटिव साइन से समझ में आ चुका है, नेगेटिव साइन से समझ में आ चुका है कि अगर मैंने ये वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया था और ये वाले डायरेक्शन को नेगेटिव लिया था, उसी से मैंने वेलोसिटी को, इसको नेगेटिव बोला, इसको पॉजिटिव बोला। तो नेगेटिव साइन से समझ में आया थ्रस्ट फोर्स किधर लग रहा है? पीछे की तरफ। और हमारा एक्सटर्नल फोर्स किधर लग रहा है? आगे की तरफ। तो अगर मुझे कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कराना है, उन्होंने बोला यूनिफॉर्मली मूव कराना है, ये प्लेट किससे मूव करनी चाहिए? v वेलोसिटी। तो प्लेट को मुझे यूनिफॉर्मली मूव कराना है, प्लेट मूव्स यूनिफॉर्मली। प्लेट को कैसे मूव कराना है? यूनिफॉर्मली। तो क्या मैं सीधा बोल दूं F इक्वल टू क्या होगा? ft। ठीक है? नेगेटिव साइन ने हमें डायरेक्शन बता दिया, मैग्नीट्यूड से बात करना है, तो F इक्वल टू ft जो है वो क्या है? v प्लस u इंटू dm। अरे हाँ या ना? चलो यहाँ तक जीवन से आंसर भी आ गया, लेकिन आंसर dm बाय dt के टर्म में नहीं है ना? डेंसिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, डेंसिटी के टर्म में लाना है। तो अब dm बाय dt निकालने की कोशिश करते हैं। तो dm बाय dt जो मास डस्ट का, मास ऑफ डस्ट एडेड पर सेकेंड, या ठीक है, जो मास डस्ट का जो है वो क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, उसकी बात चल रही है। तो जो मास डस्ट का ऐड हो रहा है तो उसको मैं लिख दूं डेंसिटी इनटू स्मॉल वॉल्यूम जो ऐड हुआ है, ऐसे लिख दूं dv। जो वॉल्यूम ऐड हुआ है, जैसे जैसे आगे जाएगा तो क्या होते जाएगा? वॉल्यूम ऐड होते जाएगा। देखो ये रहा हमारे पास में प्लेट, यहाँ की t इक्वल टू 0 पे, ये इसका एरिया है। क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ से डस्ट पार्टिकल जो है ये इसकी तरफ आ रहे हैं विद द वेलोसिटी u, ये जा रहा है इसकी तरफ विद द वेलोसिटी v। समझा?
अब ये प्लेट यहां से यहां पहुंच गई, कितना टाइम में? एट टाइम, एक काम करता हूं, लिखता हूं dt, कितना टाइम में पहुंच गई है? dt टाइम। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने यहां से यहां तक? dx। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? dx डिस्टेंस ट्रैवल किया है। कोई कंफ्यूजन? अभी यहाँ पे ये देखिए, अब यहाँ पे ये मास, इतना मास यहाँ से यहाँ तक जो मास स्वैप हुआ है वो अभी चिपका हुआ है, समझ में आ रहा है? वो मास इस पे चिपका हुआ है, इतना मास अभी प्लेट पे चिपका हुआ है, ये डीएम मास, इतना मास इसने स्वैप किया है ना, या सुनो। तो ये डीएम मास आप कैसे निकालोगे? डीएम मास इज इक्वल टू रो इनटू इस प्लेट का एरिया ए है, इनटू ये एरिया, ये था इतना वाला एरिया, प्लस ये वॉल्यूम निकालना है पूरा हमें, ये वाला पार्ट का एरिया इंटू डिस्टेंस कितना स्वैप हुआ? dx, तो a इंटू dx। समझ में आया? अरे आया ना, दिमाग में घुस रही है बात। रो इंटू लो, चलो हम गरीब है, dv, ये v मतलब वॉल्यूम से है, कैपिटल V, a इंटू dx। परफेक्ट, सही लिखा है मैंने, क्लियर हो गया है। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, ये dx डिस्टेंस जो आपने निकाली है, ये डिस्टेंस क्या रिलेटिव टू डस्ट पार्टिकल है? ये डिस्टेंस जो मिली है ये कौन स्वैप हुआ है? डस्ट पार्टिकल स्वैप हुआ है। तो ये dx डिस्टेंस आप कैसे निकाल सकते हो बताओ? तो dx डिस्टेंस निकालना है तो आप निकालोगे भाई जो रिलेटिव वेलोसिटी है प्लेट का विद रिस्पेक्ट टू डस्ट पार्टिकल इनटू टाइम dt। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्लेट विद रिस्पेक्ट टू डस्ट पार्टिकल इनटू टाइम t। तो प्लेट ने इतने टाइम में ये जो डिस्टेंस मिलेगा हमें, क्लियर हुआ? डस्ट पार्टिकल जो स्वैप हुआ है वो डिस्टेंस यहाँ से हमें क्या मिला? रिलेटिव। अब यहाँ पे क्या लिखो? v प्लस u इंटू ये स्मॉल टाइम dt लिखेंगे, और आई थिंक यहाँ से आपको dx बाई dt भी मिल जाता है, वो क्या है? v प्लस। अब इसको तुम यहाँ पुट कर दो, तो क्या मिलेगा देखो, यहाँ से तुम्हारे को रो इंटू, यहाँ से जब तुम पहुंचते हो तो dm बाई dt जो है क्या मिला तुम्हारे को? रो इंटू dv बाई dt आपने लिखा था पहले, इसको हम लिख सकते हैं रो इंटू a इंटू dx बाई dt, और dx बाई dt को क्या लिख सकते हैं हम? v प्लस। तो जब हम इसको पुट करेंगे तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या हो गया? v प्लस यू इंटू dm बाई dt को मैंने पुट कर दिया है रो इंटू v प्लस यू का, रो इंटू ए इंटू बी प्लस यू एस। तो अगर आप चाहे तो इसको शॉर्टकट की तरह भी याद रख सकते हैं कि जब भी कोई प्लेट डस्ट पार्टिकल को स्वैप कर रही है, जब भी कोई प्लेट वाटर को स्वैप कर रही है, तो वाटर की वजह से प्लेट पे कितना फोर्स लगेगा? रो ए बी रिलेटिव का स्क्वायर। या प्लेट को अभी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करवाना है तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? रो ए बी स्क्वायर, ठीक है, बी रिलेटिव का स्क्वायर। लिखो, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछो।